ठंड में जादुई गर्भवती काली गाय। गांव की इस ठंडी रात में एक गरीब बहू अकेली अपनी बच्चों और सास की मदद करने के लिए संघर्ष कर रही है। उसके पास केवल उसकी काली गाय है जो उसकी हर मुश्किल में साथी बनी हुई है। लेकिन आज की रात ये बहू और उसकी गाय किसी चमत्कार के इंतजार में है। लेकिन क्या ये काली गाय सच में उसे बचा पाएगी? क्या गरीबी और ठंड के इस दौर में माधवी और उसके परिवार की कोई मदद करेगा? गांव की ठंडी ठंडी सुबह है। गांव की पहली बर्फ की परत गांव के छोटे छोटे घरों पर जमी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा और ठंड की चुभती हवा थी। गांव की गलियों में लोग अपनी झोपड़ियों से निकलकर काम करने लगे थे। पर एक घर ऐसा भी था जहां गरीबी ने अपनी पूरी मार छोड़ दी थी। उस घर में रहती थी गरीब बहू जिसका नाम था माधवी, अपनी सास और 2 बच्चों के साथ। माधवी की आंखों में हमेशा चिंता और थकान झलकती थी। ठंड की रातें उसे और उसके परिवार को बहुत कड़वी लगती थी। माँ, पिताजी कब आएंगे? बेटा, अभी उन्हें गए हुए 1 ही महीना तो हुआ है। अभी उन्हें वापस आने में बहुत समय लगेगा। माँ, हमें नया कंबल चाहिए। पुराना कंबल जगह जगह से फट चुका है। हाँ माँ, ठंड की मारी पूरी रात नींद नहीं आती। आप बाजार से नया कंबल ले आओ ना। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए नया कंबल ले आऊंगी। बस अब कुछ ही दिनों में कपिला अपने बच्चे को जन्म देने वाली है और फिर वो दूध देने लगेगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चों। लेकिन माँ, तब तक क्या हमें यूं ही ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा? माधवी के पास राजू की बात का कोई जवाब नहीं था और बच्चे भी समझ गए थे कि इस बार उन्हें फटे पुराने कंबल से ही काम चलाना पड़ेगा। अगली सुबह होने पर माधवी जंगल से चारा लेने जाती है, लेकिन ठंड के मारे उसके हाथ बुरी तरह से जम चुके थे। इतनी ठंड में तो हाथ भी नहीं चल रहे हैं। फिर भी जैसे तैसे करके माधवी चारा काटकर घर वापस आती है और घर जाकर कपिला को चारा डालती है। इस ठंड में तो बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। भगवान भी हम जैसे गरीबों की नहीं सुनता है। ऐसा बोलते हुए माधवी घर में चली जाती है और अपनी सास से बातें करने लगती है। माँ जी, घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठंड की वजह से खेत में भी कुछ नहीं उगा। तो तू बाजार से ही कुछ राशन ले आ। अब तो घर में राशन खरीदने तक के पैसे नहीं है माँ जी। पिछले महीने भी सेठ से उधार पैसे लेकर आई थी, अब तो उसमें से भी कुछ नहीं बचा है। लेकिन अब हम क्या करें बेटी? ऐसा कर, तू फिर से सेठ से कुछ पैसे उधार ले आ। कपिला जब दूध देने लगेगी तब तक उसका सारा पैसा लौटा देंगे हम। ठीक है माँ जी, मैं सेठ जी से मदद मांगती हूँ। माधवी सेठ के पास जाती है और उससे कुछ पैसे मांगती है। अरे, पिछले महीने ही तो तुझे पैसे दिए थे। पैसे लौटाने की जगह तू फिर से पैसे लेने आ गई। सेठ जी, ठंड की वजह से काम नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरी गाय दूध देने लगेगी। फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी सेठ जी। अरे, मैं वो नहीं जानता। अगर तुझे और पैसे चाहिए तो कुछ न कुछ गिरवी रखना होगा, समझी? सेठ जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे, क्यों नहीं है? तू अपनी जमीन गिरवी रख सकती है ना, उसके बदले में तुझे पैसे दे सकता हूँ। लेकिन सेठ जी, हमारे पास बस वही इकलौती जमीन है। अरे, जब तू पैसा लौटा देगी तब मैं तेरी जमीन तुझे वापस कर दूंगा। अरे, जिंदा रहोगे तभी तो उस जमीन पर खेती करोगे ना। माधवी मजबूर थी। उसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो अपनी जमीन गिरवी रख देती है और सेठ से पैसे ले लेती है। उन पैसों से माधवी घर के लिए कुछ राशन ले आती है और सबको खाना बनाकर खिलाती है। उसी रात माधवी की गाय जोर जोर से रंभाने लगती है। माधवी, लगता है गाय को प्रसव पीड़ा हो रही है, तू जल्दी से उसके पास जा। कड़ाके की ठंड थी। माधवी ठिठुरती हुई गाय के पास गई और वहां लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगाई। कुछ ही देर में गाय ने एक प्यारी सी बच्चिया को जन्म दिया। अरे वाह, तुमने तो कितनी प्यारी बच्चिया को जन्म दिया है। गाय वहीं बैठ जाती है और माधवी उसकी बच्चिया को लेकर अंदर आ जाती है। माँ जी, बधाई हो, कपिला ने बच्चिया को जन्म दिया है।
भगवान का शुक्र है, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में कपिला भी दूध देने लगेगी। तभी बाहर से कपिला गाय की रंभाने की आवाज आती है। और माधवी जल्दी से उसके पास जाती है। अरे कपिला, तेरी हालत तो बहुत नाजुक लग रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर को लेकर आना चाहिए। माँ जी, मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ, जब तक आप कपिला का ख्याल रखिएगा। माधवी कड़ाके की ठंड में डॉक्टर को बोलने निकल पड़ती है। उस रात सब कुछ कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। सीना चीर देने वाली हवाएं चल रही थी और उसमें माधवी घबराई हुई चले जा रही थी। डॉक्टर के पास पहुंचकर माधवी उसे चलने के लिए बोलती है। अरे बहन जी, आज बहुत ज्यादा ठंड है, मैं कल सुबह आकर चेक कर लूंगा आपकी गाय को। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी गाय की हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे डर लग रहा है कि उसके शरीर में जहर न फैलने लगे। आप जल्दी से चलकर उसका इलाज कीजिए ना डॉक्टर साहब। माधवी की मिन्नतें करने पर वो डॉक्टर उसके साथ चल पड़ता है और घर जाकर वो कपिला का इलाज शुरू कर देता है। देखिए, इसके शरीर में काफी जहर फैल गया है। अभी मैंने इसे कुछ इंजेक्शन लगा दिए हैं, बाकी अब इसे सुबह तक ठीक हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? वो तो अब सुबह ही पता चलेगा। आप मुझे मेरी फीस दे दीजिए। और डॉक्टर पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। माधवी रात भर कपिला के पास आग जलाकर बैठी रही। चिंता के मारे माधवी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अगर कपिला को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? सेठ को पैसे नहीं दिए तो हमारा खेत कभी नहीं छोड़ेगा। जो पैसे थे वो भी कपिला के इलाज में लग गए हैं। हम बस कपिला ठीक हो जाए, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कपिला गाय भी माधवी को खुद में ही बोलते हुए देख रही थी, लेकिन समय के आगे तो किसी की नहीं चलती और कपिला अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह होने पर माधवी देखती है कि कपिला कोई हरकत नहीं कर रही है। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो और माधवी वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। माधवी की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां आती है। रो मत बहू, कपिला का शायद इतना ही लेखा जोखा था। तूने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। चल बेटा उठ, अब अंदर चल, ठंड से कहीं तेरी तबीयत न खराब हो जाए। नहीं माँ जी, मैं कपिला को ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं पड़ोस से रामू को बुलाकर लाती हूँ। कपिला के जाने का दुख कमला को भी बहुत था, लेकिन अपनी बहू की हालत देख उसने अपने आप को संभाल लिया और कपिला को जिम्मेदारी से विदा किया। कपिला के जाने के बाद अब माधवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने पति को फोन किया और घर के हालात बताए। माधवी, मैं कुछ यहाँ काम की तलाश कर रहा हूँ। महीना हो गया लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला। मुझे तो लगता है गांव वापस आकर खेती ही करनी पड़ेगी। अब तो हम खेती भी नहीं कर सकते जी, सेठ ने पैसों के बदले हमारी जमीन गिरवी रख ली है। भगवान भी पैसों वालों के लिए ही है। जिसके पास धन की कोई कमी नहीं है उसे और धन देता है। आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। ऐसा बोलकर माधवी फोन काट देती है और घर के अंदर चली जाती है। घर पर कपिला की बच्चियां भूख से तड़प रही थी और जोर जोर से रंभा रही थी। अरे, घर की परेशानियों के बीच तो मैं इसको भूल ही गई थी। माधवी एक बोतल में दूध डालकर उस बच्चिया को दूध पिलाती है और दूध पीकर वो बच्चिया शांत हो जाती है। सोचा था कुछ दिनों के बाद दूध बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तो तुझे दूध पिलाने के लिए भी दूध नहीं है। रात होने पर माधवी ने अपनी सास और बच्चों को तो खाना खिला दिया, लेकिन खुद भूखी सो गई, क्योंकि घर में अब बस कुछ ही दिनों का राशन बचा था। अगली सुबह होने पर माधवी बच्चिया के पास जाती है तो उसे बाड़े में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े मिलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने के जैसे चमक रहे हैं, लेकिन ये सिक्के यहाँ कैसे आए? माधवी बच्चिया की तरफ देखती है। ये कैसा चमत्कार है? लगता है भगवान को हम गरीबों पर दया आ गई है। माधवी उन सिक्कों को सुनार को बेच आती है और उससे मिले पैसों से घर का राशन ले आती है। अरे बहू, इतने सारे राशन के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए?
माधवी अपनी सास को सोने के सिक्कों के बारे में बताती है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, अब हम भी पेट भर खाना खा पाएंगे। उस दिन सभी ने अच्छे से खाना खाया और माधवी भी चैन की नींद सो गई। अगले दिन माधवी फिर से बाड़े में जाती है तो उसे फिर से कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं। अरे वाह, आज फिर से सोने के सिक्के। लेकिन ये सोने के सिक्के कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ये सब इस बच्चिया का तो कमाल नहीं? माधवी सभी सिक्के उठा लेती है और उस बच्चिया को बोतल से दूध पिलाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई बच्चिया, आज तुम्हारी वजह से हमें भरपेट खाना मिला है और आज मैं इन सिक्कों की मदद से अपना खेत भी वापस ले लूंगी। बस आपकी इसी तरह कृपा हम पर बनाए रखना। और माधवी कुछ सोने के सिक्कों से अपने गिरवी खेत को छुड़वा लेती है। अरे धनिया, इसकी गाय तो मर गई थी ना? जी मालिक। अरे तो इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? मालिक, सुबह मैंने इसे सुनार के पास जाते हुए देखा था, शायद अपने जेवर गिरवी रखे होंगे। नहीं नहीं, दाल में कुछ काला है, इस पर नजर रखो, कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया। अगली सुबह होने पर जब माधवी बाड़े की तरफ आती है तो धनिया उसे छुपकर देख लेता है। अरे ये नीचे से क्या उठा रही है? कुछ सोने के जैसा चमक रहा है, मुझे जल्दी जाकर मालिक को बताना चाहिए। धनिया सेठ के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। मुझे तो पहले ही शक था, हो सकता है इसने कहीं पर चोरी की हो और वहां पर छिपा दिया हो। रात होने पर अपने आदमियों को लेकर वहां जाओ। रात होने पर धनिया 2 आदमियों के साथ माधवी के घर जाता है। चारों तरफ कोहरा पड़ा हुआ था, सफेद चादर में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अरे धनिया, इतनी ठंड में वहाँ हम क्या लेने जा रहे हैं? इस अंधेरे में तो कुछ भी नहीं दिख रहा और ठंड के मारे शरीर भी अकड़ रहा है। अरे चुपचाप मेरे साथ चलो। धनिया अपने आदमियों के साथ बाड़े में घुस जाता है और कुछ देर के बाद अचानक तीनों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अरे मार दिया, अरे कोई हमें बचाओ। उनकी आवाज सुनकर माधवी और गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो तीनों बाड़े से बाहर भागते हुए गिरते हैं। अरे मार दिया रे। अरे तुम तीनों अंदर क्या लेने गए थे? मुझे तो लगता है ये इनकी बच्चियां चुराने आए थे। लगता है बच्चियां काफी तंदुरुस्त है, तीनों की अच्छे से पिटाई की है। अरे बच्चियां नहीं, अंदर तो बहुत सारे बैल और गाय हैं। जरूर इन तीनों ने ज्यादा पी रखी है। चलो भागो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाकर तुम तीनों को अंदर करवा दूंगी, समझे? अब वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। माधवी और गांव वाले जब अंदर देखते हैं तो अंदर सिर्फ वो काली बच्चिया अकेले बैठी हुई थी। उस दिन माधवी समझ गई थी कि कपिला जाते जाते उसके परिवार के लिए अपनी बच्चिया के रूप में एक रक्षक छोड़कर गई है। रात का समय था, एक गाय जंगल में भटक रही थी। अरे मोती, ये सही समय है, इस काली गाय को जंगल छोड़ाते हैं। धनिया और मोती गाय को जंगल में छोड़ाते हैं। बेचारी गाय जंगल में अपने मालिक को ढूंढ रही थी। दौलतपुर गांव में एक मनोज नाम का आदमी रहा करता था। वो अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। मनोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। दोनों पति पत्नी भगवान में अपनी पूरी निष्ठा रखते थे। राधिका खाना बना रही थी। सुनिए जी, जाते हुए ना ये कुछ रोटियां ले जाना। बाहर अगर आपको कोई गाय मिले ना तो उसे ये रोटियां खिला देना। ठीक है भाग्यवान। राधिका मनोज को रोटी दे देती है। मनोज रोटी लेकर अपने घर से निकल ही रहा था कि तभी कहीं से एक गाय उसके घर के बाहर आ जाती है। अरे गाय माता, आप तो खुद ही आ गई। ये लीजिए गाय माता, रोटी खाइए। मनोज गाय को रोटी खिला देता है। अच्छा गाय माता, अब आप हर रोज हमारे यहाँ से रोटी खाने आ जाया करना, ठीक है? अब तुम यहाँ से जाओ। गाय वहाँ से नहीं जाती। अरे तुम तो यहाँ से जा ही नहीं रही हो, लगता है तुम्हें हमारे साथ ही रहना है। गाय अपना सिर हिलाती है। अरे तुम तो बहुत समझदार हो, ठीक है, अब से तुम हमारे साथ ही रहना। आज से मैं तुम्हें काली कहकर बुलाया करूंगा। मनोज उस गाय को अपने घर पर बांध लेता है। राधिका, अरे ओ राधिका, जरा बाहर आके तो देखो। राधिका घर के बाहर आती है। क्या हुआ जी,
और ये गाय किसकी है? तुमने जो रोटी मुझे दी थी ना, मैंने इस गाय को वो डाल दी। पर रोटी खाने के बाद ये गाय हमारे घर से जा ही नहीं रही है, तो मैंने इसे अपने घर पर बांध लिया है। पर जी हम इसकी सेवा कैसे करेंगे? अरे तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, मैं काम से आते समय इसके लिए घास ले आया करूंगा। अभी तुम इसको पानी पिला दो, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। मनोज अपने काम पर आ जाता है और राधिका गाय को पानी पिलाती है। गाय माता, अभी आप आराम से यहीं बैठो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। राधिका घर के अंदर चली जाती है। अरे मनोज, तुम काम पर देरी से आ रहे हो? जी जमींदार जी, वो कुछ कर रहा था तो देरी हो गई। ठीक है, जल्दी से अब पालक के खेत में पानी दे दो। ठीक है जमींदार जी। मनोज जमींदार के खेतों में बहुत मेहनत करता था। शाम को जब वो काम से आता है तो वो अपनी काली गाय के लिए हरी हरी घास लाता है। राधिका काली को घास खिला रही थी। जी आप आ गए? हाँ, अच्छा किया तुमने काली को घास डाल दी। आज काम ज्यादा होने की वजह से ना मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं जी, अब मैं ही काली के लिए घास ले आया करूंगी। चलिए अब आप भी चलकर खाना खा लीजिए। मनोज और राधिका खाना खाते हैं, उसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही मनोज मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी काली गाय का पेट पाल रहा था। एक दिन काली बहुत सुस्त बैठी थी। ना तो वो घास खा रही थी और ना ही पानी पी रही थी। दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित थे। जी हमारी काली गाय ना सुबह से कुछ भी नहीं खा रही है और कुछ भी नहीं पी रही है। कहीं से कुछ हुआ तो नहीं होगा जी? नहीं नहीं राधिका, मैं अभी वैद्य जी से दवाई लेकर आता हूँ। मनोज वैद्य के पास चला जाता है। आओ बेटा आओ, कैसे आना हुआ? काका, वो मेरी गाय सुबह से खाना नहीं खा रही है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। हाँ हाँ, मुझे लगता है बेटा तुम्हारी गाय गर्भवती है। एक काम करता हूँ, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। मनोज वैद्य को लेकर अपने घर आ जाता है। वैद्य देखकर बता देते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, तुम्हारी गाय गर्भवती होगी। इसके गर्भ से पता चल रहा है ये आज माँ बन जाएगी। तुम्हें इसका बहुत ध्यान रखना है। चलो मैं चलता हूँ। वैद्य जी वहां से चले जाते हैं, पर मनोज और राधिका को काली की बहुत चिंता हो रही थी। दोनों पति पत्नी ने कभी भी किसी भी पशु को पाला नहीं था, इसलिए उनको काली के लिए चिंता हो रही थी। सुबह से दोपहर हो गई। काली को बहुत पीड़ा हो रही थी। जी मुझसे ना काली की पीड़ा देखी नहीं जा रही है जी। तुम चिंता मत करो राधिका, भगवान सब अच्छा करेंगे। कुछ देर के बाद काली एक बछड़े को जन्म देती है। देखो जी, काली का बछड़ा कितना प्यारा है। तभी उनके पास एक आदमी आता है। अरे मनोज, तू यहाँ है? मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जमींदार जी ने तुझे काम से निकाल दिया है। तुम आज काम पर नहीं आए थे ना, और उन्होंने कहा है कि वो तुम्हें पगार भी नहीं देंगे। ये बात सुनकर मनोज बहुत दुखी हो जाता है। क्या जमींदार जी ने मुझे काम से निकाल दिया है? अरे, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? और ऊपर से उन्होंने मेरी पगार भी रख ली। मैं खुद जाकर उनसे बात करता हूँ। मनोज जमींदार के पास चला जाता है। आ गए तुम? चलो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। काम पर तो आते नहीं और पैसे भी नहीं मिलेंगे, समझे? ये तो अन्याय है मालिक, मैं आज ही काम पर नहीं आया। आप इस बात से मुझे काम से निकाल रहे हैं और मेरे पैसे भी नहीं दे रहे हैं। अब तू न्याय का पाठ पढ़ाएगा मुझे? सुनो बिरजू, जरा इसकी अच्छे से खातिरदारी तो करो, ताकि आगे से ये मुझसे ऐसे जुबान न लड़ाए। जमींदार के आदमी मनोज को मारने पीटने लगते हैं और रोते हुए दुखी मन से मनोज अपने घर आ जाता है। जी क्या कहा जमींदार जी ने, और आपको ये चोट कैसे लगी है? मनोज राधिका को सारी बात बताता है। मैं बेरोजगार हो गया हूँ राधिका, अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी आप दुखी मत होइए ना, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। तभी घर के बाहर काली पर एक दिव्य रोशनी पड़ती है। रोशनी की चमक उनके घर तक आ रही थी। ये घर के बाहर से कैसी चमक आ रही है जी? चलिए हमें चल के देखना चाहिए।
दोनों घर के बाहर जाते हैं और दोनों देखते हैं कि उनकी काली गाय पर एक दिव्य रोशनी पड़ रही है। अरे, ये सब क्या हो रहा है जी? ये कैसा चमत्कार है? राधिका, मनोज, ये सब भगवान का चमत्कार है। मनोज और राधिका काली को बोलते हुए देख डर जाते हैं। अरे भाग्यवान, ये हमारी काली गाय कैसे बोल रही है? मालिक, मुझे भगवान से अद्भुत शक्ति मिली है, जिसकी वजह से मैं बोल रही हूँ। आप दोनों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप दोनों की मदद करूंगी और रोजगार दूंगी। क्या? सच में काली? हाँ मालिक, आपने मुझे अपने घर में रखा, मेरी सेवा की। मेरे पुराने मालिक ने तो मुझे दूध न देने पर जंगल छोड़ दिया था, लेकिन आप लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे अपने घर पर रखा। इसी निस्वार्थ सेवा के कारण मैं आपको बहुत सारा दूध दिया करूंगी। आप दूध बेचने का काम शुरू करना और देखना, बहुत जल्द ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली गाय। अगर आप ना होती ना, तो पता नहीं हम दोनों का क्या होता। दोनों पति पत्नी गाय माता को धन्यवाद करते हैं और अगले ही दिन से मनोज काली का दूध निकालता। काली उसे पहले ही दिन 5 बाल्टी दूध भर कर देती है। अरे देखो राधिका, काली ने हमें 5 बाल्टी दूध दिया है। जी, आप दूध ना जल्दी से बेचने चले जाओ। मैं काली और चंदू को हरी हरी घास डाल देती हूँ। मनोज दूध बेचने के लिए चला जाता है। मनोज की काली गाय का शुद्ध और ताजा दूध देखकर लोग उससे दूध लेने लगते हैं और कुछ ही देर में मनोज का सारा दूध बिक जाता है। अरे मनोज भाई, तुमने दूध का काम कब से शुरू कर दिया? भाई, मैंने आज से ही अपनी काली गाय का दूध बेचना शुरू किया है। देखो, पहले ही दिन अच्छी कमाई भी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है मनोज। अच्छा हुआ उस लालची सेठ से तुम्हारा पीछा छूटा। हाँ भाई, अब मैं चलता हूँ। मनोज दूध बेचकर अपने घर आ जाता है। राधिका, मैं क्या सोच रहा था ना कि हम इस पैसों से काली के लिए एक बाड़ा बनवा लेते हैं। मनोज अपनी काली गाय के लिए एक बाड़ा बनवा लेता है। काली उसे हर रोज दूध देती, जिसे बेच बेच कर कुछ ही दिनों में मनोज की जिंदगी बदल गई। दोनों पति पत्नी अपनी काली गाय की वजह से अच्छी जिंदगी जीने लगे। मनोज खुद की जमीन खरीद लेता है और दूध बेचने के बाद काली को अपने साथ चारा खिलाने के लिए अपने खेतों में ले जाता है। एक दिन मनोज काली को चारा खिलाकर अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी काली के पुराने मालिक की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे, ये तो वही गाय है जिसे मैंने और मोती ने जंगल में छोड़ दिया था, लेकिन ये गाय इतनी हुष्ट पुष्ट कैसे हो गई है? धनिया मनोज का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। अरे भाई, आप कौन हो? अरे भाई, ये गाय आपकी है? हाँ भाई, मेरी गाय है, पर ये गाय मुझे मेरे घर के बाहर मिली थी। मैंने इसे अपने घर पर बांध लिया था। तब से ये गाय हमारे साथ ही रह रही है। कुछ महीने पहले ही ये माँ बनी है। अरे भाई, ये गाय मेरी है। ये कुछ समय से खो गई थी। मैंने इसे बहुत तलाशा, लेकिन ये मुझे नहीं मिली। तुम मुझे मेरी गाय वापस दे दो। तभी काली बोलती है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मनोज ही मेरा मालिक है, समझे? धनिया डर जाता है। अरे अरे, ये तो बोल रही है। तुमने तो मुझे जंगल में बेसहारा छोड़ दिया था ना, तब मनोज ने ही मुझे अपने घर पर आश्रय दिया था। अच्छा, तो तुम थे वो आदमी जिसने जरूरत न होने पर बेचारी को जंगल में छोड़ दिया था। चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी काली को तुम्हें नहीं दूंगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। काली उसे जोरदार टक्कर मारती है और धनिया वहां से भागने लगता है। तभी उसे जमींदार मिल जाता है। अरे धनिया भाई, तुम कहाँ भाग रहे हो? धनिया रुककर जमींदार को सारी बात बताता है। क्या? जादुई गाय, वो भी उस मनोज के पास? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उससे उसकी जादुई गाय छीन लूंगा। अगर वो प्यार से नहीं माना तो हम बल से उसकी जादुई गाय चुरा लेंगे। अच्छा हुआ जमींदार जी, आप मिल गए। अब तो मेरा काम आसान हो जाएगा। जमींदार और धनिया एक योजना बनाते हैं। मुझे तो अब रात का इंतजार है। रात हो जाती है। मनोज काली और उसके बछड़े को घास डालकर अपने घर की तरफ आ जाता है।
ये अच्छा मौका है उसकी जादुई गाय चुराने का। दोनों चुपके से जाते हैं और काली को खूंटे से खोल लेते हैं। अब तू हमारा भाग्य जगाएगी। जमींदार और धनिया उसे ले जाने लगते हैं, पर काली उनके साथ नहीं जाती और जोर जोर से रमकाने लगती है। उसकी आवाज से मनोज और राधिका जग जाते हैं। सुनिए, ये तो हमारी काली की आवाज है जी, हमें चलकर देखना चाहिए। मुझे पता था तुम दोनों मुझे चुराने जरूर आओगे। अभी तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। काली दोनों को टक्कर मारती है और दोनों बुरी तरह गिर जाते हैं। अरे मर गया रे, अरे मेरी कमर टूट गई। उनका शोर सुनकर गांव वाले लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। काली उनको बहुत बुरी तरह से मारती है। अरे ये तो जमींदार जी और वो आदमी है जो काली को ले जाने आया था, पर काली इनको क्यों मार रही है? लगता है ये तुम्हारी गाय चुराने आया होगा। जमींदार और धनिया जान बचाते हुए मनोज के पास जाते हैं। हमें बचा लो मनोज, अपनी इस पागल गाय से। अरे ये तो हमारी जान लेने पर तुली हुई है। काली उनके पास जाती है। क्या हुआ काली, तुम इनको क्यों मार रही हो? काली सबको जमींदार और धनिया की काली करतूत बताती है। हाँ, मैं लालच में अंधा होकर इस धनिया के साथ मिलकर तुम्हारी गाय चुराने आया था। मुझे माफ कर दो मनोज, हम आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम कभी भी तुम्हारी गाय की तरफ देखेंगे भी नहीं, पर तू हमारी जान बचा ले इस गाय से। ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुम दोनों ने ऐसा कुछ करने की जरूरत भी की तो अच्छा नहीं होगा, समझे? दोनों वहां से भाग जाते हैं। गांव वालों में अब हलचल मच जाती है कि मनोज के पास एक जादुई गाय है। शांत हो जाइए आप सभी। हाँ, मैं एक जादुई गाय हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनकी ही मदद करती हूँ जो सच्चा, ईमानदार और दूसरों की हमेशा मदद करता हो। मनोज एक नेकदिल इंसान है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रही थी। याद रखना, इंसान को हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। कभी दूसरों की तरक्की देखकर लालच या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ गाय माता, हम कभी भी लालच नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली गाय, अगर आप न होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। राधिका, मनोज, अब मुझे जाना होगा। तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। सच्चे और ईमानदार लोगों को भगवान कभी निराश नहीं होने देता है। बस तुम दोनों ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते रहना। काली अपने बछड़े के साथ गायब हो जाती है और सबको एक सबक और सीख सिखाकर जाती है कि उनकी सच्ची मेहनत ही और निस्वार्थ सेवा उनको कभी न कभी जरूर फल देती है।